Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. पिछली क्लास में हमने थिन सिलेंडर और थिक सिलेंडर का केस देख लिया था. आज पढ़ेंगे हम स्फेयर के शेप के बारे में बात करेंगे और स्फेयर में भी हम पढ़ने वाले हैं थिन स्फेयर का केस. किसका पढ़ेंगे हम? थिन स्फेयर का केस. ठीक है. स्फेरिकल शेप हम सबको पता है कि कैसी होती है. इस तरीके की कुछ शेप होती है आपकी स्फेयर की, 3D होती है ये. बात कर रहे हैं कि अगर कोई थिन स्फेयर है, मतलब कि कोई स्फेरिकल शेप है, कोई बॉल आप ले लो, बॉल है, बॉल के अंदर क्या है, उसकी कुछ थिकनेस है, बॉल के अंदर हमने एयर भरी है, तो वो एक तरीके से क्या हो जाता है कि वो क्या है, थिन स्फेयर का केस हो जाता है. किसका केस होगा? थिन स्फेयर का केस हो जाएगा. इसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि बॉल का हमने एग्जाम्पल इसलिए लिया, हालांकि बॉल तो आपकी प्लास्टिक की भी हो सकती है, आप कह सकते हो वो जो कैनवस वाली बॉल होती है वो भी हो सकती है. यहाँ पे हम मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो मेटल का होता है, मेटल का बना हुआ जो स्फेयर होता है, हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. तो ये हो गया थिन स्फेयर. तो स्फेयर के केस में क्या होता है कि इसकी थिकनेस यहाँ पे तो मैंने ज़्यादा बड़ी दिखा दी है, थिकनेस ज़्यादा दिखा दी है, लेकिन ऐसा है नहीं, इतना ज़्यादा थिक तो होता भी नहीं है थिन स्फेयर के केस में. थिन स्फेयर जो होगा आपका, ये लगा लो कि कुछ ऐसा हिसाब किताब होगा. यहाँ पे ये चीज़ जो होगी इस तरीके से होगी कुछ, उसकी थिकनेस बहुत कम होती है. जैसे कि हमने थिन सिलेंडर का केस पढ़ा था, उसकी थिकनेस बहुत कम हमने ली थी और उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन था स्ट्रेसेस का, वो भी क्या था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था. इसी तरीके से थिन स्फेयर के केस में क्या होगा, थिकनेस का जो वेरिएशन है, थिकनेस पे आप कह सकते हो कि जो स्ट्रेसेस का वेरिएशन है वो भी क्या है ही नहीं वेरिएशन. थिन के केस में वेरिएशन है ही नहीं. हम कांस्टेंट मान के चलते हैं कि जो इनर सरफेस पे लगेगा वही आउटर सरफेस पे लगेगा. ध्यान क्या देना है इसमें, अलग बात क्या है, स्फेयर से शेप है, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो सिलेंड्रिकल शेप होती थी, हमने जब सिलेंड्रिकल के बारे में, सिलेंड्रिकल शेप के बारे में पढ़ा था, तो ये क्या होता था, ये लेंथ होती थी और ये क्या होता था, उसका डायमीटर होता था. लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे स्फेयर के केस में कि यहाँ पे तो लेंथ बोल दो या डायमीटर बोल दो, लेंथ बोल दो, डायमीटर, क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सर्वे वही है ना, हर एक चीज़ क्या है, डायमीटर ही है. यहाँ पे और कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती. यहाँ पे लेंथ अलग होती थी, यहाँ पे डायमीटर अलग होता था, लेकिन स्फेयर के केस में क्या है, सिर्फ हम डायमीटर को कंसीडर करते हैं. ठीक है. तो जब सिर्फ और सिर्फ डायमीटर है, तो यहाँ पे आपका हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होगा वो बराबर होगा. हुप को हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंशियल. हुप इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंशियल और L इज इक्वल्स टू व्हाट, लॉन्गिट्यूडनल या फिर एक्सियल. ठीक है. हुप सरकमफेरेंशियल को बोलते थे, लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल ये जो हो गया आपका L से डिनोट हो गया. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दोनों चीज़ें सेम होगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्फेयर है. आप इधर से ले लो, आप इधर से ले लो, ठीक है, ये वाला केस ले लो, यहाँ पे ले लो, क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ डायमीटर आ रहा है यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पे लेंथ और हुप स्ट्रेस जो भी होगा, लॉन्गिट्यूडनल या फिर सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस जो होगा, वो हर एक केस में क्या होगा, सेम होगा. ठीक है. तो जो इसकी वैल्यू होती है उसकी वैल्यू देख लेते हैं. हुप और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी वो होगी यहाँ पे Pg/4TE. क्या होगी, PD/4TE. ये किसकी है, हुप और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू होगी. किसके केस में, थिन स्फेयर के केस में. ये हो गई इसकी वैल्यू. क्या होता है कि जब हम स्फेरिकल शेप को जोड़ते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि स्फेयर को हमने बस ऐसे ही बनाया रख दिया, कुछ हमने अंदर हो सकता है कुछ गैसेस हो तो, या कुछ भी हमने उसमें भरा हुआ है, तो कई बार क्या होता है कि इसको हम दो शेप्स में बनाते हैं. एक हाफ स्फेयर अपर वाला पोर्शन और क्या हुआ, दूसरा नीचे का पोर्शन. ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट, मतलब अपर पार्ट और लोअर पार्ट. अगर इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए, स्फेयर को जोड़ने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम रिवेटिंग का यूज़ करते हैं. रिवेटिंग आप कह सकते हो, रिवेटिंग आपको पता भी होगा क्या होता है. कुछ इस टाइप की शेप होती है रिवेट की. ये क्या है, रिवेट है.
ऐसा कुछ ऊपर कैप सी बनी होती है और उसके बाद नीचे क्या होगा, ये आप इसको स्क्रू तो नहीं कह सकते, क्योंकि स्क्रू में क्या होता है, थ्रेड्स होते हैं। स्क्रू जो होता है आपका इस तरीके से होता है, इसमें यहाँ पे थ्रेड्स होते हैं इस तरीके से, आपने देखा भी होगा घरों में, तो थ्रेड्स होते हैं। इसमें थ्रेड नहीं होता। सबसे खास बात रिवेट की है कि इसमें कोई भी थ्रेड नहीं होता। ऊपर ये कैप सी बनी होती है और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये आप एक वर्टिकल आप कह सकते हो, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है, एक मेटल का पीस होता है। ये पूरा ओवरऑल होता क्या है, जब दो चीज़ों को जॉइंट करनी होती है, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे इन दोनों को हमें जोड़ना है, इन दोनों मेटल को। हमने क्या किया, रिवेट लगाया। यहाँ पे हमने क्या किया, रिवेट को लगाया, ठीक है, रिवेट लगा दिया। रिवेट लगाएंगे कुछ ऐसी शेप बनेगी। ये क्या हो गई, इसकी कैप हो गई, और बाकी ये वर्टिकल जो यहाँ पे ये चीज़ मैंने दिखाई हुई है। अब क्या होता है, यहाँ पे जब हम हैमरिंग करेंगे ऊपर की साइड, यहाँ पे सपोर्ट होता है, यहाँ पे सपोर्ट होगा। ऊपर जब हम हैमरिंग करेंगे तो हैमरिंग की वजह से क्या होगा, ये चीज़ इस कुछ ऐसा शेप बना लेती है। जब हैमर डालेंगे, इस पे हैमरिंग करेंगे, हथौड़ा मारेंगे, तो क्या होगा कि ये चीज़ जो होगी वो थोड़ी दब जाएगी, और दब जाएगी तो ये क्या हो जाता है, रेविटिंग। इसी को कहते हैं रेविटिंग करना, ठीक है। दो कंपोनेंट को जोड़ने का काम करती है रेविटिंग। एक बात मैं आपको बता दूं कि रेविटिंग जो है वो एक परमानेंट जॉइंट का एग्जाम्पल है। अगर आपको दोबारा इन दोनों पीसेस को अलग करना है तो आपको इस रेविट को तोड़ना पड़ेगा, राइट। अगर रेविट को आप निकाल दोगे, तोड़ दोगे, तभी ये दोनों पीसेस अलग हो पाएंगे, अदरवाइज इनको निकालना मुश्किल है। ये हो गई रेविट के बाद। तो रेविट हम पढ़ क्यों रहे थे, क्योंकि हम थिन स्फेयर के केस में जब अपर और लोअर पार्ट को जोड़ते हैं तो वो रेविटिंग के थ्रू जोड़ते हैं। ये आपका इस तरीके से रेविट हो गया। यहाँ पे मैं एक आपको रफ आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। अब इस पे क्या करेंगे, जब हैमरिंग करेंगे ये फिर दोनों क्या होंगे, दोनों सरफेस जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो जब जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये पूरा स्फेयर बन जाता है। तो इन केस अगर ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये यहाँ पे रिवेटिंग की गई है, तो रिवेटिंग की एफिशिएंसी भी दी होगी, रिवेट की एफिशिएंसी दी होती है। तो वहाँ पे अगर पूछा जाए इफ़ एफिशिएंसी इज़ गिवन, किसकी, रिवेट के, ठीक है। अगर उसकी एफिशिएंसी दी हुई है तो वहाँ पे जो हुप स्ट्रेस या फिर आप कह सकते हो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू जो होगी PD/4 TE इंटू एफिशिएंसी, ठीक है। ये आपका फार्मूला निकल के आ जाता है कि इस तरीके से ये चीज़ आएगी, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल या हुप स्ट्रेस डायरेक्टली पूछे तो ये, अगर एफिशिएंसी की वैल्यू दी हुई है रिवेट की, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला सेम रहेगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी हो जाएगा, सेम चीज़ होगी, ठीक है। ये तो लॉन्गिट्यूडनल, और हमने किसकी बात कर ली, हुप स्ट्रेस की बात कर ली, ठीक है। देखते हैं आगे। जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू सेम है, उसी तरीके से क्या होगा, स्ट्रेन की भी वैल्यू सेम होगी। जो लॉन्गिट्यूडनल या हुप स्ट्रेन की वैल्यू होगी वो होगी PD/4 TE इन ब्रैकेट 1 माइनस म्यू। ये किसकी है, लॉन्गिट्यूडनल या फिर हुप स्ट्रेन की वैल्यू। वो हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेस की वैल्यू पढ़ी थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेन की वैल्यू हो जाएगी PD/4 TE 1 माइनस म्यू, ठीक है। एक आता है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू जो होगी वो होगी 3PD/4 TE इन ब्रैकेट 1 माइनस म्यू, ठीक है। क्या हो जाएगी, 3PD, सेम फार्मूला है जो आपका स्ट्रेन के लिए है, वही वॉल्यूमेट्रिक के लिए सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन का लिया है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल्स टू एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन्स का समेशन होता है। तो एक्स में क्या हो जाएगा, आप लॉन्गिट्यूडनल ले सकते हो, हुप ले सकते हो, और आप रेडियल ले सकते हो। तो वो क्या हो जाएगा, तीनों को जब ऐड करोगे 3PD/4 TE 1 माइनस म्यू वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये हो गई आपकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू। तो थिन स्फेयर के केस में हमें ज़्यादा नहीं देखना है, यही चीज़ें देखनी है। एक चीज़ और है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है, कई बार पूछ लेता है कि उसकी थिकनेस बताओ, कुछ वैल्यू दी होगी, जैसे कि हमने अभी फार्मूला पढ़ा है हुप और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का,
वो फार्मूला था PD/4TE। ठीक है, अगर पूछ ले कि मिनिमम थिकनेस बताओ, आप इसकी मिनिमम थिकनेस बताओ, तो हमें यहाँ पे तो पता है कि हुप या लॉन्गिट्यूडनल कुछ तो दिया होगा, कोई ना कोई स्ट्रेस की वैल्यू दी होगी, कुछ प्रेशर दिया होगा कि इतना प्रेशर डेवलप हो रहा है, डायमीटर दिया होगा, ई की वैल्यू दी होगी। ठीक है, 4 हमें पता है। तो टी अगर पूछ रहा है, टी मिनिमम अगर पूछ रहा है, तो सीधे सीधे क्या करेंगे कि यही फार्मूला उठा के रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यही फार्मूला रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली क्या है कि जब हमने सिलेंड्रिकल शेप के बारे में पढ़ा था, सिलेंड्रिकल शेप के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे हमें यहाँ पे तो दोनों की वैल्यू सेम है, स्ट्रेस की वैल्यू सेम है। लेकिन सिलेंडर के केस में हमने क्या पढ़ा था कि हुप स्ट्रेस की जो वैल्यू आती थी वो आती थी PD/2T, और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू आती थी PD/4T। अगर यहाँ पे टी मिनिमम पूछे, यहाँ पे अगर टी मिनिमम पूछे तो क्या लेंगे? याद रखना है कि सिलेंड्रिकल के केस में हमेशा अगर टी मिनिमम पूछ रहा है तो हम हुप स्ट्रेस वाला फार्मूला लेंगे। ठीक है, किसका फार्मूला लेंगे? हुप स्ट्रेस का, क्योंकि मिनिमम पूछ रहा है। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा है? मिनिमम पूछ रहा है। तो ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई।